हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी के जो दूसरी कविता है अध्याय 2 पतंग, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसकी महत्वपूर्ण व्याख्याएं तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो कविता पतंग है उनके रचयिता हैं आलोक धनुआ। अब आलोक जो धनुआ है उनके जीवन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जन्म 1948 मुंगेर बिहार में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहली जो कविता है वो तो है जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद में भागी हुई लड़कियां इनकी दूसरी रचना है। फिर है ब्रूनो की बेटियों से इन्हें प्रसिद्धि मिली, यानी कि इनकी प्रसिद्धि जो मिली थी, किस रचना पर मिली थी, वो ब्रूनो की बेटियों से मिली थी। फिर दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र संग्रह है, यानी कि जो दुनिया रोज बनती है इनका जो एकमात्र संग्रह है हमें अभी तक प्राप्त हुआ वो कौन सा है, दुनिया रोज बनती है। इसके बाद में सम्मान देखिए, इन्हें राहुल सम्मान मिला है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान मिला है, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान मिला और पहल सम्मान मिला है। तो ये इन्हें सम्मान मिले हैं। इनके बाद में इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो इनके द्वारा कही गई है। जहां नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो ये पंक्तियां किनके द्वारा लिखी गई हैं, ये आलोक धनुआ द्वारा लिखी गई है। अब कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी में आलोक धनुआ की जो पतंग कविता है, उस पतंग कविता की जो पद्यांश है उसकी सब प्रसंग हम व्याख्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। यानी कि जो पतंग कविता है, पतंगों के समय जो बच्चे होते हैं उनकी किस प्रकार की शरारतें होती हैं या प्रकृति का किस प्रकार की शरारतें होती है उनके बारे में चर्चा है। ये आगे है कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीली चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। तो ये कविता का अंश है। इसके बाद में देखिए आगे, इस कविता के अंश की हमें सब प्रसंग व्याख्या करनी है। तो चलिए देखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धृत है, पतंग से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता आलोक धनुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बालपन, ये बालमन या बालपन एक ही बात है, बालमन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया। अब एक चीज ये ध्यान रखिए, जैसे अगर पतंग कविता से हमें कोई प्रश्न आ जाए उसकी सब प्रसंग व्याख्या करनी है तो ये प्रसंग एक जैसा ही रहेगा, प्रसंग एक जैसा ही रहेगा। क्या रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित पतंग कविता से उद्धृत है। इसके जो कविता के रचयिता है वो आलोक धनुआ। प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बालमन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती हैं वे समाप्त हो गई। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है, यानी कि इसे शरद ऋतु का आगमन होता है तो उस शरद ऋतु में जो सूरज है, सूरज की जो किरणें कैसी रहती है, जिस प्रकार खरगोश की आंखें लाल होती है, ठीक इसी प्रकार जो सूरज की किरणें वो दिखाई दे रही, अर्थात लालिमा युक्त है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह उमंग का माहौल बन जाता है।
कहने का मतलब है सबसे पहले बरसात का जो मौसम था जिसमें तेज बरसात आती है वो चला गया, वे समाप्त हो गए। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ ही शरद ऋतु का आगमन हो गया। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। शरद का प्रकाश यानी कि शरद ऋतु में जो प्रकाश की किरणें हैं वो एकदम स्वच्छ और साफ होती हैं, तो जो प्रकाश है वो फैल गया। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में, यानी कि सुबह के समय जो सूर्य उदित होता है उस सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। अर्थात सुबह का जो सूरज होता है वो लालिमा युक्त होता है। लालिमा युक्त कैसा? खरगोश की आंखों जैसा। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते और जोर जोर से घंटे बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु का आगमन से उत्साह, उमंग का माहौल बने जाता है। आगे देखिए, कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है। कवि आगे क्या कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया। मुलायम का मतलब है कि शरद ऋतु में जो आकाश में जो हवाएं हैं और जो मौसम है वो साफ रहता है, हवाएं एकदम मंद गति से चलती है। इसलिए कवि क्या कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया ताकि पतंग ऊपर उड़ सके, ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके। यानी कि शरद ऋतु में जब आकाश एकदम मुलायम हो जाता है, अर्थात मंद मंद हवाएं चलती है, तो उसमें पतंग वगैरह है वो आसानी से उड़ जाती है, उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां, किलकारियां मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। यानी कि इस ऋतु में जो पतंगे हैं वो रंग बिरंगी उड़ती हुई दिखाई देती है और उन रंग बिरंगी पतंगों के साथ बच्चों के मन के विचार वो भी उड़ते रहते हैं। जो पतंगे रंग बिरंगी उड़ती हुई दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे तितलियां हैं वो उड़ती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये थी व्याख्या के बाद में अब हमें इसका विशेष करना है। तो विशेष देखिए यहाँ नीचे करना है, जिसमें 3-4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे सबसे पहले इसकी भाषा कैसी है वो हमें बतानी है, साथ ही साथ इसमें किन से चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो किस चीज़ों का वर्णन किया गया है कि जैसे शरद ऋतु आती है तो उसमें आकाश मुलायम हो जाता है, तो इसमें क्या करना है कि शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। साथ ही पतंगों के माध्यम से बच्चों के मन का वर्णन किया गया, साथ ही इस पतंग का भी वर्णन किया गया। कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसके साथ ही इसकी जो भाषा है वो सरल व स्पष्ट है। इस प्रकार हमें विशेष के 4-5 पॉइंट बनाकर लिखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली व्याख्या की ओर। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। तो ये जो पतंग कविता है उसका दूसरा पद्यांश है, इसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रसंग में मैंने बता दिया, अगर पतंग कविता से किसी प्रकार की कोई पद्यांश पूछी जाए सप्रसंग, तो उसका प्रसंग हमें यही करना है कि काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा है, ये धन्या धनवा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। अब देखिए व्याख्या। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है। बच्चों का शरीर कैसा होता है? कोमल होता है। वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरम लोच, नरमी नहीं, नरम है, ये कपास की तरह वे नरम है कि लोच आदि लेकर ही पैदा होते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका शरीर कोमल होता है। उनको किसकी तरह बताया है? कपास की तरह बताया है। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है।
वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मरण नहीं है, बेसुध हो गया, बेसुध होकर दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती। यानी कि जो बच्चे होते हैं पतंग के पीछे दौड़ते हैं, पतंगों के पीछे दौड़ते, तो जो मकान की छतें होती है वे भी उन्हें कठोर नहीं लगती। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती है। उनकी पदचापों में सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब वे छतों पर दौड़ते हैं तो दौड़ते समय उनके पैरों से आवाज आती है और उन आवाज से ऐसा लगता है कि जैसे दिशाओं में जो मृदंग है ऐसा मीठा स्वर उत्पन्न हो जाता है। उनके शरीर में मीठा स्वर उत्पन्न हो जाता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले कि पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते। जिस प्रकार झूला झूलते समय आगे और पीछे जाना होता है उसे क्या कहते हैं, पेंग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जो बच्चे होते हैं पतंग के पीछे कभी आगे कभी पीछे ऐसे चक्कर खाते रहते। तो उसे क्या बताया कवि ने कि झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन है। जिस प्रकार टहनी जो होती है, डाल जो होती है वो थोड़ी थोड़ी नीचे थोड़ी थोड़ी ऊपर होती है, ठीक इसी प्रकार उन बच्चों के शरीर में भी टहनी की तरह डाली की तरह लचीलापन है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उनको है ही भैया, यहाँ उनको कोई बचाने नहीं आता, अपितु तो उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया। यानी कि पतंग को पकड़ने के लिए जो बच्चे होते हैं वो छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं और उन खतरनाक किनारों से बचाने के लिए और कोई नहीं होता बल्कि उनका रोमांचित शरीर ही उन्हें उन खतरनाक किनारों से उन्हें बचाने का काम करता है। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे रहता है, उनकी उड़ान व ऊंचाइयों पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया। यानी कि पतंग जिस ओर जा रहा है उस पतंग की डोर के पीछे पीछे जो बच्चे होते हैं वो दौड़ने का काम करते हैं और उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो प्रसंग के बाद में ये व्याख्या हो गई। अब इसका हमें विशेष करना, तो विशेष मैंने बता दिया 4-5 लाइनें करनी है। तो सबसे पहले इसमें जो पतंग के समय का वर्णन किया गया है, साथ ही इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा सरल व स्पष्ट है, कहीं कहीं सामासिक पदों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार हमें 4-5 जो पॉइंट है वो बनाकर लिखने हैं। यानी कि विशेष में कम से कम 4 या 5 पॉइंट तो होने ही चाहिए। तो व्याख्या, प्रसंग के बाद में व्याख्या के बाद में हमें विशेष करना है। मैंने बता दिया कैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली व्याख्या की ओर। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब इस जो कविता का अंश है इसकी हमेशा प्रसंग व्याख्या करनी। तो देखिए सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों के बालपन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव विचार विमर्श व्यक्त किया है। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर जो बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे। यानी कि जब बच्चों की पतंगे आकाश में उड़ते हैं तो बच्चों का जो मन होता है वो भी उन पतंगों के सहारे आकाश में उड़ने का काम करता है। उनके शरीर के रोए मतलब ये जो छिद्र होते हैं शरीर के, रंध्र का मतलब होता है छिद्र, शरीर के छिद्र। तो उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं। यानी कि कभी कभार क्या होता है कि बच्चे पतंग लूटते समय छतों के किनारों से गिर जाते हैं,
अगर छतों के किनारों से गिरने के बाद में यदि बच्चे को किसी प्रकार की चोट नहीं आती है तो देखिए आगे, परंतु अपने किनारों से गिर जाते हैं परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं, उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। अर्थात जब वो गिरने के बाद में बच जाते, किसी प्रकार की चोट नहीं आती है, तो उनके मन में जो डर रहता है वो पूरा समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। दूसरे शब्दों में वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। अर्थात पतंग को पकड़ते समय या लूटते समय अगर बच्चा छत के किनारे से गिर जाता है, वो गिरने के बाद में यदि उसे चोट नहीं लगती तो बच्चे के मन का डर है वो समाप्त हो जाता है। फिर वो और भी जोश के साथ सूरज के सामने, और भी जोश के साथ सुनहरे सूरज के सामने पतंगों को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। इसी प्रकार दूसरे दिन भी वो पतंग उड़ाने का, लूटने का काम करता है। तो ये थी व्याख्या। इसके बाद में देखिए विशेष प्रस्तुत कविता आलोक। इसमें क्या बताना है कि प्रस्तुत कविता में बताया गया है बच्चे के शरीर के लचीलेपन के बारे में। दूसरा इसमें उपमा अलंकार है। तीसरा अनुप्रास अलंकार है। चौथा इसकी भाषा सरल व स्पष्ट है। पांचवा इसमें कवि ने अपने मन के विचारों के साथ साथ इसमें कवि ने बच्चों के मन के साथ अपने मन के विचार व्यक्त किए हैं। इस प्रकार हमें 4-5 पॉइंट है वो बनाकर लिखने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो आलोक धनवा की जो कविता पतंग है, इस कविता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है। यानी कि पहली जो कविता थी ना कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, तो उसके बाद में प्रकृति में क्या परिवर्तन आता है उसका हमें वर्णन करना। तो देखिए ये इसका एक दूसरा रूप और प्रश्न का, सबसे तेज बौछारे गई, बौछारों के साथ भादों के बीत जाने के बाद प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पतंग कविता के आधार पर अपने शब्दों में स्पष्ट करना। तो उत्तर देखिए इसका। अब इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। भादो माह में तेज वर्षा होती है, इसमें बौछारें पड़ती है। बौछारों के समाप्त होने पर शरद का आगमन होता है या शरद का समय आता है। मौसम खुल जाता है। प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है? सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है। यानी कि जिस समय हम कविता पढ़ रहे थे उस कविता की दूसरी तीसरी लाइन आती है ना कि सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल दिखाई देता है। दूसरा परिवर्तन आता है शरद ऋतु के आगमन से उमस समाप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि शरद अपनी साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ आ रहा है। तीसरा परिवर्तन आता है वातावरण साफ व धुला हुआ सा लगता है, क्योंकि मौसम उस समय साफ हो जाता है, किसी प्रकार के कोई बादल नहीं रहते हैं, जो आकाश है वो एकदम साफ रहता है। धूप चमकीली होती है। फूलों पर तितलियां मंडराती दिखाई देती हैं। तो प्रश्न क्या था? सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद में प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, तो प्रकृति में परिवर्तन देखो मैंने बताया था कि सबसे पहले तो सूरज जो है वो कैसा दिखाई देता है? खरगोश की आंखों जैसा लाल दिखाई देता है। तीसरा, शरद के आगमन से उमस समाप्त हो जाती है, ऐसा लगता है शरद अपनी साइकिल तेज गति से चलाता हुआ आ रहा है। इसके बाद में वातावरण साफ व धुला हुआ सा लगता है। धूप चमकीली होती है और फूलों पर तितलियां मंडराती दिखाई देती है। तो पतंग कविता में जब ये सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में निम्न परिवर्तन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। यानी कि कविता में बताया गया ना कि सबसे हल्का कागज, सबसे पतली जो कमानी है वो आकाश में उड़े, तो ऐसे जो विशेषण है वो क्यों प्रयोग में लाए गए उनके बारे में हमें बताना है। कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाहता है। यानी कि पतंग की विशेषता के साथ साथ जो बालक होता है उसकी बाल सुलभ चेष्टाओं के बारे में बताना चाहता है। बच्चे भी हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंगीन होती हैं,
वे अत्यंत कोमल निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह पतंगे भी रंग बिरंगी हल्की होती है, वे आकाश में दूर तक जाती है। इन विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। यानी कि पतंग हल्की व कोमल व रंगीन होती है, ठीक इसी प्रकार बच्चे भी हल्के, कोमल और उनके मन के जो विचार होते हैं वो रंगीन होते हैं। यानी कि जो पाठक होते हैं, पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो कवि है उन्होंने इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। तो आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मेरा मन खुशी से भर जाता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में भी पतंगों की तरह अनगिनत रंग होने चाहिए ताकि मैं भरपूर जीवन जी सकूं। मैं भी पतंग की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ, मैं भी नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। यानी कि एक सामान्य सा प्रश्न है कि आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर हमारे मन में क्या विचार आता है। तो क्या विचार आता है, पतंगों को देखकर मन है वो खुशी से भर उठता है। साथ ही मेरे जीवन में भी पतंगों की तरह अनगिनत रंग होने चाहिए, मैं भी पतंगों की तरह खुले आकाश में उड़ सकूं, साथ ही नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकूं। अगला प्रश्न है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है। तो देखिए, रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य किसी कार्य में पूरी तरह लीन हो जाता है तो उसके शरीर में अद्भुत रोमांच व संगीत पैदा होता है। यानी कि मनुष्य अगर कोई किसी कार्य में लीन हो जाता, तल्लीन हो जाता है, तो उसका जो अद्भुत रोमांच और संगीत पैदा हो जाता है उस मनुष्य के शरीर में, वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। मन के अनुकूल कार्य करने से हमारा शरीर भी उसी लय से कार्य करता है। यानी कि मन के अनुकूल कार्य करने से हमारा शरीर है वो भी उस लय के अनुसार कार्य करने लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें यानी बच्चों को कैसे थाम लेती है, लिखना है, हमें ये बताना है। तो देखिए, पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं से जुड़ती है। पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं से जुड़ती है। पतंग आकाश में उड़ती है परंतु उसकी ऊंचाई का नियंत्रण बच्चे के हाथ की डोर से होता है। बच्चे पतंग की ऊंचाई पर ही ध्यान रखते हैं, वे स्वयं को भूल जाते हैं। पतंग की बढ़ती ऊंचाई से बाल मन और अधिक ऊंचा उड़ने लगता है। पतंग का धागा पतंग की ऊंचाई के साथ साथ बाल मन को भी नियंत्रित करता है। कहने का मतलब, जब बच्चा पतंग उड़ाता रहता है तो पतंग जो है वो आकाश में दूर तक उड़ती रहती है, तो उस उड़ती हुई पतंग के धागे के सहारे जो बच्चे का मन है वो भी आकाश में उड़ता हुआ जान पड़ता है। कैसे? क्योंकि बच्चे का जो मन है वो पतंग के सहारे टिका हुआ रहता है, इसलिए बच्चे का जो मन है वो भी पतंग के सहारे आकाश में उड़ता है। और इस ऊंचाई के साथ साथ बच्चे के जो बालमन की जो चेष्टाएं हैं वो भी पतंग के सहारे निश्चित होती है या नियंत्रित होती है। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर कि महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां बच्चों के मन को कैसे थाम लेती हैं। तो उसका उत्तर है, पतंग बच्चों के कोमल भावना से जुड़ी होती है। पतंग आकाश में उड़ती है परंतु उसकी ऊंचाई का नियंत्रण बच्चे के हाथ की डोर में होता है। साथ ही बच्चे पतंग की ऊंचाई पर ही ध्यान रखते हैं, वे स्वयं को भूल जाते हैं। पतंग की बढ़ती ऊंचाई से बालमन और अधिक ऊंचा उड़ने लगता है। पतंग का धागा पतंग की ऊंचाई के साथ साथ बालमन को भी नियंत्रित करता है। तो ये थी कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग, जिसके रचयिता हैं आलोक धनवा। इस कविता का आज हमने विस्तार से अध्ययन किया। कविता की जो व्याख्या है वो किस प्रकार करनी है, हमें सबसे पहले प्रसंग करना है, फिर व्याख्या करनी है, फिर विशेष करना है। उसके बाद में इस कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।